आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को देखने वाले हैं। यह है इस चैप्टर का पूरा नोट्स जिसको आप लोग डाउनलोड करके रिवीजन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आज हम लोग ये सारे टॉपिक को बारी बारी देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। हमें कोई चीज़ तभी दिखती है जब लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और हमारी आँख पे वापस से रिफ्लेक्ट होती है, इसीलिए हमें अंधेरे में कोई चीज़ नहीं दिखती। नेक्स्ट टॉपिक है, ये सारे जो फिनोमिना है जैसे तारे का जगमगाना, कोई भी पेंसिल अगर हम पानी भरे ग्लास में डालते हैं तो पेंसिल लगता है कि बेंड हो गई है, वो जो रेनबो के कलर्स होते हैं और मिरर में जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता है वो, ये सब जो है लाइट के रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की वजह से ही होते हैं और हम इन सबको आगे भी देखने वाले हैं अभी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम तभी कहते हैं जब वो ये दो कंडीशन जो है, ये दो लॉ जो है फॉलो करे। इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। जैसे हम लोग इस लास्ट वाले फिगर में देखते हैं जहाँ पे मिरर की वजह से रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक इंसिडेंट लाइट आ रही है और बीच में उसके ठीक एक नॉर्मल डॉटेड लाइन है और बाद में जो जा रही है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहते हैं। तो उन दोनों के बीच में जो नॉर्मल से है वो बराबर थीटा थीटा एंगल है। सेकेंड लॉ है इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे वो सेम प्लेन में होती है। जैसे यहाँ पे हम देखें, एक इंसिडेंट रे आ रही है, एक नॉर्मल लाइन है और एक रिफ्लेक्टेड रे जा रही है। इसको अगर हम लोग बनाना चाहें तो हम एक पेपर पे बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो तीसरी लाइन है रिफ्लेक्टेड लाइन वो पेपर से बाहर कहीं जाएगी, वो तीनों लाइन जो है वो एक ही पेपर पे एक ही प्लेन में होगी। ये दो लॉ हैं जिनको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटी 9.1। एक्टिविटी 9.1 में हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस एक स्पून लेना है और उसके दोनों साइड, एक जो अंदर का कर्व होता है एक बाहर का कर्व होता है, तो हमें दोनों साइड अपना रिफ्लेक्शन देखना है। तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जो अंदर के साइड वाला कर्व है उस तरफ हमारी जो इमेज है वो उल्टी दिख रही है और छोटी दिख रही है, और जो बाहर के साइड वाला कर्व है उस तरफ हमारी इमेज जो है वो सीधी दिख रही है और बड़ी दिख रही है। नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर। अभी जो हमने स्पून देखा वो एक स्फेरिकल मिरर का ही एक एग्जांपल है। अगर हम एक पूरा स्फीयर लें जो जिसके अंदर वाली और बाहर वाली साइड जो है वो पॉलिश है और उसका एक छोटा सा पार्ट हम लोग लें तो वो स्फेरिकल मिरर कहलाता है। स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, एक कॉनकेव मिरर होता है, अंदर वाले साइड रिफ्लेक्टिव पार्ट होता है, और जिसके बाहर वाले साइड रिफ्लेक्टिव पार्ट होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। इसमें 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे पॉइंट पी जो है इसको पोल कहते हैं मिरर का, उसके ठीक आगे जो है उसी लाइन में एक एफ है जिसको फोकस कहते हैं, और आगे बढ़े तो एक सी पॉइंट है जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। एम एन जो है वो एक मिरर का अपर्चर होता है कि वो मिरर कितना बड़ा या कितना छोटा है। पी और एफ के बीच की जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ कहते हैं, और पी और सी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये सी जो है वो सेंटर है, वो सेंटर उस स्फीयर का है जिसमें से काट के हमने ये मिरर निकाला है। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम अभी हम आगे देखने वाले हैं। इससे पहले हम किसी ऑब्जेक्ट को एक मिरर के सामने सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर भी रख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और एफ के बीच में रख सकते हैं, या एफ और पी के भी बीच में रख सकते हैं, और जहाँ जहाँ हम रखेंगे उसके रिस्पेक्ट में अलग अलग जगह इमेज भी बनेगी। वो इमेज अभी हम लोग रे डायग्राम के थ्रू देखने वाले हैं। ये है कॉनकेव मिरर और इसका रे डायग्राम। रे डायग्राम से हम ये बता सकते हैं कि जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म होगी, मिरर के रिस्पेक्ट में और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। और रे डायग्राम बनाने का हमारे पास 3 रूल है। अगर हम ये तीनों रूल को ध्यान में रखते हैं और इसको ध्यान में रख के रे डायग्राम बनाते हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ भी ये रे कट करेगी वो इमेज वही बनेगी। पहला पॉइंट है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके मिरर पे लगती है वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। दूसरा पॉइंट है, अगर एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई रे है, जैसे ये पॉइंट सी, पी और एफ जिस लाइन में है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, अगर कोई रे उसके पैरेलल आ रही है तो वो रे मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से ज़रूर पास करेगी। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा क्या है, इंसिडेंट रे एट पी मेक्स इक्वल एंगल विथ रिफ्लेक्टेड रे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे है जो मिरर के पी पॉइंट पे टकराती है, वो पी पॉइंट उसका पोल जो है उस पर टकराती है, तो वो जो प्रिंसिपल एक्सिस है
उसके रिस्पेक्ट में इक्वल एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। जैसे इसका एग्जांपल हम सबसे लास्ट वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि एक रे आई, वो पोल पे टकराई और प्रिंसिपल एक्सिस से ठीक उसी एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट हो गई। ये 3 पॉइंट अगर हम ध्यान में रख के रे डायग्राम बनाते हैं तो जहाँ भी ये पॉइंट कट करेगा या जहाँ भी ये लाइन कट करेगी उस पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। और अगर रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइन पैरेलल हो जाती है, जैसे सेकंड लास्ट फिगर में ये दिखाया गया है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, तो जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगी, मतलब वो बहुत दूर बनेगी। ये रे डायग्राम से जहाँ जहाँ भी इमेज बन रही है उसी को इस चार्ट में लिखा गया है। इसमें रियल और इन्वर्टेड का मतलब है कि अगर हम वहाँ पेपर का टुकड़ा रखें तो हम उसमें जो रियल इमेज है वो देख सकते हैं और वो इमेज जो है वो उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब क्या है कि हम उसको किसी स्क्रीन पे दिखा नहीं सकते, और इरेक्ट मतलब वो सीधी सीधी ही बनेगी। का एग्जांपल हम यहाँ देख सकते हैं लास्ट डायग्राम में, उसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है। बाकी सब में रियल और इन्वर्टेड है, लेकिन इसमें वर्चुअल और इरेक्ट लास्ट वाले में बन रही है। और फर्स्ट डायग्राम में जहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज जो है वो इनफाइनेटेसिमली स्मॉल बनेगी और फोकस पे बनेगी। तो ये है कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहला, टॉर्च की जो लाइट है उसको फोकस करने में इसका यूज़ होता है। डेंटिस्ट यूज़ करते हैं इसको हमारे अपर टीथ को देखने के लिए। इसका कार के हेडलाइट में यूज़ होता है और किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने में इसका यूज़ होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसमें भी सेम वही 3 रूल फॉलो होते हैं कि पैरेलल लाइन जो है वो फोकस पे आके कन्वर्ज करती है, जो पोल पे लाइन होती है वो वापस उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और मिरर पे टकराती है वो रे जो है वो उसी पाथ से वापस से चली जाती है। क्योंकि इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरी साइड होता है, जिस साइड रिफ्लेक्टिव सरफेस नहीं है, तो हमारे पास बस 2 ऑप्शन है, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो मतलब बहुत दूर मिरर से, या फिर थोड़ा करीब हो उससे। तो हमारे पास ये 2 रे डायग्राम मिल गए हमें। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसका यूज़ केस। इसका यूज़ केस 1-2 जगह ही होता है, जैसे कार के साइड मिरर में, क्योंकि ये बहुत बड़ा इसका फील्ड ऑफ व्यू होता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं। और दूसरा, इसको सिक्योरिटी मिरर की तरह यूज़ करते हैं ताकि हमें पीछे का जो एरिया हमें जो नहीं दिख रहा है वो हमें पूरा दिखे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। ये सारे फार्मूला में जो डिस्टेंसेस होती हैं उनको हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिखते हैं, क्योंकि इससे हमें ये मालूम चलता है कि वो मिरर के किस साइड बन रही है, लेफ़्ट साइड बन रही है या राइट साइड बन रही है। सबसे पहला ये ध्यान रहे कि हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पोल से करते हैं, वो उस मिरर के पोल से करते हैं। और अगर हम पोल से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाके मेज़र कर रहे हैं डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की, तो हम उसको पॉजिटिव रखेंगे। अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव। इसी तरह पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम उस डिस्टेंस को पॉजिटिव रखेंगे, और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव रखेंगे। हाइट भी हम ऑब्जेक्ट की मेजर करते हैं वो उसके बॉटम से करते हैं। बॉटम से टॉप तक हम क्योंकि जा रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि हम पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो ए डैश और बी डैश है, जो इमेज की हाइट है, वो नेगेटिव है, क्योंकि हम लोग बी डैश से ए डैश को जाएंगे तो हम नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए हम इसका साइन है वो नेगेटिव लेंगे। तो ये है इसका साइन कन्वेंशन। ये दोनों में यूज़ होता है, कॉन्वेक्स में भी और कॉनकेव में भी। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है वही मिरर फार्मूला। हम इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से ये बता सकते हैं कि उस मिरर का फोकल लेंथ कितना है। फोकल लेंथ के लिए हमें बस 1/v करना है। v यहाँ पे इमेज की है डिस्टेंस, और प्लस 1/u करना है। u जो है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो हमें 1/f मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब आता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफाई कितना वो कर सकता है, उसकी मैग्नीफिकेशन पावर कितनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इमेज की हाइट, जो हाइट ऑफ इमेज है वो लेते हैं साइन कन्वेंशन के साथ। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट की हाइट लेते हैं अपॉन में, दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है उस मिरर का मैग्नीफिकेशन। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ ख़त्म हो जाता है हमारे रिफ्लेक्शन से जुड़ा हुआ सारा टॉपिक। अब आएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है, ऐसे तो लाइट जो है वो सीधे डायरेक्शन में ही ट्रैवल करती है,
लेकिन जहाँ पे उसका मीडियम चेंज होता है, जैसे अभी उसको एयर से पास होना है, अब उसको ग्लास से पास होना है, तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है। पहले फिगर में जो ब्लू वाला फिगर है उसमें हम देख सकते हैं कि कैसे लाइट थोड़ी सी बेंड हो जा रही है जब भी जा रही है। इसमें भी हमारे पास दो लॉ है। पहला लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट लाइट है, जो नॉर्मल है और रिफ्रैक्टेड लाइट है, वो तीनों चीज़ एक सेम प्लेन में होती हैं। अगर हम चाहें तो उसको एक सेम प्लेन में ड्रॉ करें तो तीनों आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक जो है वो प्लेन से कहीं बाहर चली जाएगी या कॉपी से कहीं दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी, क्योंकि हम 3D में रहते हैं तो हमारे पास एक और डायरेक्शन है, लेकिन ये तीनों जो है एक पेज पे आ सकती है। ये पहला लॉ है। और दूसरा है साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। ये जो होता है एक कांस्टेंट होता है। ये दूसरा लॉ है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट है और ये पेंसिल जो बेंड दिख रही है और इस इंसान की बॉडी जो कहीं और दिख रही है, उसका जो सर है कहीं और दिख रहा है, ये सब जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हो रहा है। ये है लाइट का रे डायग्राम, जहाँ पे हम देख रहे हैं लाइट EF एक डायरेक्शन से आ रही है और यहाँ पे एक डॉटेड लाइन भी है जो N है, N और N डैश। और फिर एक लाइट का जो पाथ है जो होना चाहिए था, जो P वाला पाथ है डॉटेड, वहाँ से ना जाके लाइट जो है वो थोड़ा सा बेंड हो जा रही है और दूसरे पाथ से जा रही है। यहाँ पे N और N डैश जो है, जो नॉर्मल है, उससे दो एंगल बन रहा है। पहला तो I1 जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और दूसरा है R1 जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यही दोनों एंगल का अगर हम साइन लेके उसको डिवाइड करते हैं तो वो एक कांस्टेंट आता है हमेशा। अब ऑब्वियसली वो कांस्टेंट जो है वो एयर और ग्लास यहाँ पे है तो वो कांस्टेंट कुछ और होगा। एयर और कोई दूसरा क्वार्ट्ज क्रिस्टल आ गया तो एक कांस्टेंट दूसरा होगा, लेकिन एक कांस्टेंट ही वैल्यू होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सबसे पहले तो ये जान लें कि लाइट की जो स्पीड होती है वो एक फिक्स क्वांटिटी होती है जो c होती है, लेकिन अलग अलग मीडियम में जो है लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। और उसी लाइट की स्पीड का अगर हम रेशियो लें अलग अलग मीडियम में तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 या मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब क्योंकि सबसे तेज़ जो लाइट ट्रैवल करती है वो वैक्यूम में करती है, उसके रिस्पेक्ट पे हम बाकी मीडियम का निकालें तो वो एक कांस्टेंट आता है विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और इसी को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं उस मीडियम का। अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंस दो टाइप के होते हैं, पहला है कॉन्वेक्स और दूसरा है कॉनकेव। ऊपर वाला कॉन्वेक्स है और नीचे वाला कॉनकेव। इसके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें हमेशा याद होना चाहिए। पहला, इसके सेंटर से पास हो रही जो लाइन है एकदम स्ट्रेट, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। पॉइंट O जो है उसको पोल बोलते हैं या इसको पोजीशन ऑफ लेंस भी बोल सकते हैं। F1 जो है वो प्राइम फोकस है। 2F1 जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है, लेकिन 2 टाइम्स फोकल लेंथ भी है। अगर कोई लाइट रे O से पास करती है तो स्ट्रेट पास हो जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्ज करता है और कॉनकेव लेंस जो है वो डाइवर्ज करता है लाइट बीम को। तो इसको हम लोग याद रखते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यह है एक्टिविटी 9.11। इसमें करना कुछ नहीं है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है और पेपर पे रख के उसको जलाना है। उसको जैसे ही ऊपर नीचे करोगे तो देखोगे जो नीचे जो सन का स्पॉट है, जो धूप का स्पॉट है, वो छोटा बड़ा हो रहा होगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा डिस्टेंस का जहाँ पे वो स्पॉट सबसे छोटा हो जाएगा। तो वही स्पॉट जो डिस्टेंस लेंस से होगी उसकी, उस स्पॉट की, वो होगी उस लेंस की फोकल लेंथ। इस एक्टिविटी में यही करना और कुछ नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यह इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। जैसे मिरर था वो रिफ्लेक्शन से इमेज फॉर्म करता था, लेंस जो है वो लाइट के रिफ्रैक्शन से इमेज फॉर्म करता है। और वो इमेज अभी हम देखने वाले हैं कैसे। ये फिर से चार्ट है जो कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को हम जब रखते हैं तो इमेज की अलग अलग पोजीशन आती है, अलग अलग ओरिएंटेशन आती है। कभी वो सीधा खड़ा होता है, कभी उल्टा खड़ा होता है, कभी वर्चुअल बनती है इमेज और कभी रियल बनती है। तो वही ये चार्ट में बताया गया है। आगे हम उसमें रे डायग्राम में देखते हैं कैसे बनाया गया है। और ये सेम चार्ट बस कॉनकेव मिरर का। नेक्स्ट है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग रे डायग्राम। इस रे डायग्राम को बनाने से पहले हमें दो चीज़ ध्यान में रखनी है। पहला है रे पासिंग थ्रू द पोल पासेस स्ट्रेट टू द अदर साइड, मतलब वो पोल से अगर कोई रे पास होती है तो वो बिना कन्वर्ज या डाइवर्ज जो है वो पास कर जाती है। और दूसरा है रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, और फोकस यहाँ प्राइमरी फोकस है। इसमें एक सिंपल सा पॉइंट ये याद रखना कि अगर हम इस सिंपल से ऑब्जेक्ट का हेड और टेल की पोजीशन बता सकते हैं तो उसको हम जोड़ देंगे
तो हमें इमेज की पोजीशन दिख जाएगी। यहाँ इस ऑब्जेक्ट के बॉटम से जो रे जाएगी वो ओ से पास होगी और इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं रहेगी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का जो बॉटम है वो तो कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रहने वाला है। अब बस हम दो रे उसके टॉप से निकालें और उसको कहीं एक जगह लाके इंटरसेक्ट कर दें, ये दो पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, और जहाँ भी वो इंटरसेक्ट करेंगी उसको और प्रिंसिपल एक्सिस को हम एकदम परपेंडिकुलरली मिला देंगे और वही पोजीशन होगी उस ऑब्जेक्ट के इमेज की। याद रहे, अगर दोनों रे रिफ्रैक्ट होने के बाद कन्वर्ज करेंगी तो जो इमेज है वो रियल बनेगी। जैसे ऊपर के चारों डायग्राम में जो रे है वो कन्वर्ज कर रही है, इसीलिए रियल इमेज बना रही है। रे है वो पैरेलल हो जा रही है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। और लास्ट फिगर में जो दोनों रे है वो डाइवर्ज कर रही है और उसको अगर हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो पीछे कहीं जाके वो कन्वर्ज कर रही है। मतलब इस केस में जो इमेज का फॉर्मेशन है वो वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। तो कुछ ऐसा बनाते हैं हम लोग रे डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस का। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। याद है वहाँ कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास बस दो ही केस थे, यहाँ पे कॉनकेव लेंस में हमारे पास दो केस हैं। पहला, या तो हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तब जो इमेज है वो बहुत स्मॉल बनेगी, या तो हम उसको 2f से करीब ला दें। सेकेंड इमेज में जब हम ऑब्जेक्ट को 2f के राइट साइड में ला के रखते हैं तो जो इमेज है वो अभी भी वर्चुअल बनती है, क्योंकि एक रे जो है उसको हमें एक्सटेंड करना पड़ रहा है, वो एक्चुअल में जाके कट नहीं कर रही है उसको। लेकिन यहाँ पे जो इमेज है वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल नहीं, वो थोड़ा सा बड़ी मिलेगी। और जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेंस के करीब लाते जाएंगे ये इमेज धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। यहाँ भी साइन कन्वेंशन ठीक वैसा ही है जैसा उस मिरर में था। यहाँ पे हमें लेंस के ओ पॉइंट को, जिसको हमने पोल बोला था, उसको हमें ओरिजिन पे रखना है और वहाँ से कोई भी डिस्टेंस को नापेंगे। अगर हम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें उस डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है, अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाते हैं तो पॉजिटिव, इसी तरह पॉजिटिव वाई में जाते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाई में जाते हैं तो नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास है लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। अभी हम पहले लेंस फार्मूला देख लेते हैं। ये लेंस फार्मूला थोड़ा देखा देखा लग रहा है मिरर फार्मूला जैसा, लेकिन मिरर फार्मूला में यहाँ बीच में प्लस था, लेंस फार्मूला में यहाँ माइनस है, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही सेम है। नेक्स्ट आते हैं हम मैग्नीफिकेशन में। मैग्नीफिकेशन यहाँ पूरी की पूरी वैसी ही है, सेम, बस दोनों में हमें साइन कन्वेंशन याद रखना है, लेंस फार्मूला में और इसके मैग्नीफिकेशन में, कि अगर हम पॉजिटिव वाई में जाते हैं तो पॉजिटिव, नेगेटिव में जाते हैं तो नेगेटिव। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस से हमें मालूम चलता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो लाइट रे को किस हद तक कन्वर्ज करती है, या कॉनकेव लेंस है तो किस हद तक डाइवर्ज करती है। जितना ज़्यादा करेगी उसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी। इसका फॉर्मूला होता है 1/f। f को हम इस पिछले फार्मूला से निकाल सकते हैं। यहाँ ये 1/f जो है वो पावर ही है। यहाँ ख़त्म हो जाता है हमारा पूरा चैप्टर, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर का सारा पॉइंट जो है वो मैंने शॉर्ट में कवर कर दिया है। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो नीचे कमेंट करो, अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो भी नीचे कमेंट करो।